हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे आईसीटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एक टॉपिक दैट इज़ योर डीएलपी प्रोजेक्टर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डीएलपी का मतलब है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग मतलब कि डिजिटली लाइट की हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, जिसके थ्रू हमें इमेज मिलेगी, जिसके थ्रू हम कोई भी ऑप्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। डीएलपी प्रोजेक्टर जो होता है वो एक डिस्प्ले डिवाइस है, मतलब कि जो हमें कुछ चीज़ों को डिस्प्ले करके दिखा रहा है, ऐसा डिवाइस है एक, जो कि किस पे बेस्ड है, ऑप्टिकल माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीएलपी प्रोजेक्टर का, वो ये है कि ये आपकी जो इमेज सिग्नल्स होते हैं ना, उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है बाय डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू, या फिर जो भी विजिबल लाइट है उसको स्क्रीन के ऊपर वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा थ्रू प्रोजेक्शन लेंस के थ्रू। क्या करेगा, देखो वर्किंग प्रिंसिपल है कि डीएलपी प्रोजेक्टर जो है वो आपकी इमेज के सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज कर देता है बाय डिजिटल प्रोसेसिंग, या फिर विजिबल लाइट को स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करवा के, किसके थ्रू, प्रोजेक्शन लेंस के थ्रू, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएलपी सिस्टम का, वो एक छोटी सी चिप है जिसको हम बोलते हैं डीएमडी, दैट इज डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस। क्लियर। तो ये जो डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको इसका फंक्शन समझ आएगा। इसको सबसे पहले जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, जिनका नाम था लैरी हॉर्नबैक। 1977 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। सबसे पहले मतलब जब इसकी डिस्कवरी हुई थी डीएलपी प्रोजेक्टर की, तो उस टाइम पे मतलब सबसे पहले तो इसको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता था। बाद में जो है इसका यूज़ जो है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके डिजिटल इमेजिंग में भी इसका जो है वो यूज़ किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। किसने डिस्कवर किया था, पहले कहाँ यूज़ होती थी। इसके बाद बोलता है कि डीएलपी क्या है, जितने भी अभी तक हमारे पास जितने भी प्रोजेक्टर्स प्रेज़ेंट हैं, उन सब में सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्टर जो कोई है, तो वो है डीएलपी प्रोजेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी आपके एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, उनके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा क्लियर इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनाता है। मतलब जैसी एलईडी और एलसीडी प्रोजेक्टर्स जितनी क्लियर इमेज देते हैं ना, डीएलपी प्रोजेक्टर उससे भी ज़्यादा क्लियर इमेज जो है वो प्रोजेक्ट करता है। जो इमेज होती है डीएलपी प्रोजेक्टर के थ्रू जो हमें मिलती है, वो ज़्यादा ब्राइटर होती है, ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। तो ये हमारी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन है, तो आप यहाँ पे शुरुआत में डीएलपी प्रोजेक्टर की थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन बता सकते हो कि क्या फुल फॉर्म है इसकी, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, करता क्या है, ठीक है, कौन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसने वो पार्ट इन्वेंट किया था, तो ये आप ये थोड़ा-सा इसकी इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं इसके हमारे पास में, एक तो है इल्यूमिनेटिंग लैंप, एक है कंडेंसिंग लेंस, एक है कलर व्हील, फिर शेपिंग लेंस, देन डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइसेस, एनलार्जिंग लेंसेज और प्रोजेक्टर स्क्रीन। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये रहा आपका इसका डायग्राम। तो आप देख रहे हैं, आपको मैंने अभी कंपोनेंट्स लिखे। क्या-क्या हमने बोला, एक हमने बोला इल्यूमिनेटिंग लैंप है, मतलब कोई भी लाइट सोर्स हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कंडेंसिंग लेंस, फिर है एक कलर व्हील। कंडेंसिंग लेंस क्या करेगी, जो भी लाइट सोर्स आएगा ना उसको कंडेंस करके इस कलर व्हील के ऊपर जो है वो गिराएगी उस लाइट को। ये जो कलर व्हील है ना, इसमें 3 कलर की लाइट्स प्रेज़ेंट होती हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। और ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। फिर उसके बाद है शेपिंग लेंस। शेपिंग लेंस के बाद है ये आपका डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस। उसके बाद एक और लेंस है जिसको हम एनलार्जिंग लेंस बोलते हैं, और एक है प्रोजेक्टर स्क्रीन हमारे पास। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, तो सबसे पहले क्या होगा देखो, जब आपने इसकी लाइट सोर्स को ऑन किया, मतलब स्विच ऑन किया, तो इसने व्हाइट लाइट इल्यूमिनेट करना शुरू कर दी। ये व्हाइट लाइट जो है आपके पहला वाला जो सबसे पहला कंडेंसिंग लेंस है उसमें से पास हुई। ठीक है, लाइट रेज़ निकली, वो इस कंडेंसर से क्या हुई, पास हुई। उसके बाद वो जो वहाँ से पास हुई वो कहाँ पे फॉल करी, उसके बाद जो आपका कलर व्हील है, जिसमें 3 लाइट्स कलर की आपकी जो है रीजन्स प्रेज़ेंट है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और वो क्या कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रोटेट कर रहा है। तो जब व्हाइट लाइट उसमें से निकली होगी और वो रोटेट कर रहा है, रोटेशन के दौरान जब उसके पाथ में, उस व्हाइट लाइट के पाथ में जो भी रीजन आएगा, अगर रेड रीजन आया तो उसमें से जब वो पास होगी तो आगे वो रेड लाइट बन जाएगी। अगर ग्रीन रीजन आया तो उसमें से पास होगी तो वो ग्रीन लाइट बन जाएगी, और अगर ब्लू रीजन आया तो उसमें से पास होके वो ब्लू लाइट बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि जब वो कलर व्हील रोटेट कर रहा है, उस दौरान जब वो लाइट वहाँ से पास कर गई, तो उस टाइम पे वहाँ पे कौन-सा रीजन था, उस लाइट के पास होने के टाइम पे, ठीक है? उसके हिसाब से वहाँ पे लाइट बन जाएगी, चाहे रेड बनी, ब्लू बनी या फिर ग्रीन बनी। अब जब वो लाइट जो है आपकी उस कलर व्हील से आगे पास होएगी, तो वो वहाँ पे एक और हमने बोला था कि क्या है, वहाँ पे एक शेपिंग लेंस प्रेज़ेंट है। अब वो लाइट जो है उस शेपिंग लेंस से होती हुई निकलेगी बाहर, और कहाँ जाके स्ट्राइक करेगी, जो आपका डीएमडी आगे लगा हुआ है, एक डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस लगा हुआ है, उसके ऊपर लगेगी। अब ये जो डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया। इमेज फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा रोल इसी का ही है। अब ये जो डीएमडी है ना आपका, ये एक्चुअल में है क्या है देखो, ये एक छोटी-सी एल्यूमीनियम की क्या होती है ये, फॉइल सी होती है, मतलब एक छोटी-सी स्क्रीन होती है एल्यूमीनियम की बनी हुई, जिसमें छोटे-छोटे बड़े सारे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट प्रेज़ेंट होते हैं। हंड्रेड्स, थाउज़ेंड्स ऑफ छोटे-छोटे टिल्टेड एल्यूमीनियम मिरर्स इस पे लगे होते हैं, और ये मिरर ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं इसके साथ चिपके हुए, ये मूवेबल होते हैं, ये टिल्ट करते रहते हैं इधर-उधर को। तो जब लाइट जो है वो आपकी
शेपिंग लेंस से इसके ऊपर गिरेगी ना, तो ये क्या है मिरर, जैसे कि मैंने बताया ये फिक्स्ड नहीं है, ये क्या है एक पर्टिकुलर हिंज फॉर्म में है, ये मतलब एक पॉइंट से अटैच है और ये ऐसे सीसॉ फॉर्म में फ्लोट करते रहते हैं, मतलब हिलते रहते हैं। तो जब वो लाइट आपकी शेपिंग लेंस से आई, कोई भी व्हाटएवर द लाइट, वो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है या फिर ब्लू लाइट है, वो वहाँ से आई, तो उस दौरान जो भी एल्यूमिनियम की पर्टिकुलर वो मिरर एक्टिवेटेड होगी ना उस टाइम पे, वो लाइट उस पे फोकस करेगी, मतलब उसके ऊपर गिरेगी। जो भी मिरर उस टाइम पे क्या है एक्टिवेटेड है या टिल्टेड है, वो लाइट उस पे फॉल करी और फिर उस लाइट ने क्या किया मिरर से, वो पर्टिकुलर जो भी आपकी स्क्रीन लगी है उस पे वो उस इमेज को फोकस करेगी या उस लाइट को क्या करेगी, फोकस करेगी। जिस भी कंपोनेंट में उस मिरर की जैसे भी वो टिल्ट हुआ है ना, उसके हिसाब से वो लाइट जिस भी कंपोनेंट पे गिरेगी, वो लाइट उस पे हमें शो होएगी। ठीक है, रेड लाइट है तो रेड लाइट, और ऐसा नहीं कि एक ही कंपोनेंट पे गिरती रहेगी, वो मिरर्स क्या कर रहे हैं हमारे, मूव कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं वो, ठीक है, एक्शन में है वो। तो उस दौरान जब भी लाइट आएगी, तो जो भी मिरर उस टाइम पे एक्टिवेटेड होगा वो या टिल्टेड होगा, उस पे वो लाइट जाएगी और वो लाइट फिर बाद में वो फ़ोकस करेगा राइट कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, डिजिटल माइक्रो मिरर क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे 100 और 1000 ऑफ टाइनी टिल्टेड एल्यूमीनियम मिरर्स होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, और डिपेंड करता है कि जो भी टिल्टेड मिरर है, ठीक है, कि वो उस पे कहाँ पे वो अपनी जो भी इमेज है वो मतलब लाइट जो है वो फ़ोकस कर रहा है उस टाइम पे। इसमें क्या होता है कि हमें 3 सेपरेट इमेजेस जो हैं वो देखने को मिलती है, ग्रीन, रेड और ब्लू। क्योंकि जब ग्रीन लाइट आएगी तो वो ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट करेगी नीचे इमेज के ऊपर हमारे, या ब्लू लाइट है तो वो ब्लू करेगी। और ये इतना फ़ास्ट होता है ये सारा कुछ कि ह्यूमन आई जो है या ह्यूमन ब्रेन जो है ना, इनको प्रोसेस नहीं कर पाता। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि पहले रेड लाइट आई, फिर ब्लू आई, फिर ग्रीन आई। इतना स्लो प्रोसेस नहीं होता, ये इतना फ़ास्ट होता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना इसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और वो क्या करता है इन सारे कलर्स को ब्लेंड करके एक ही इमेज बना देता है उन सारी चीज़ों की। ठीक है? तो जब आप उसको देखोगे ना तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि पहले रेड लाइट आई होगी, फिर ब्लू लाइट आई होगी, फिर ग्रीन लाइट। इतना फ़ास्ट होता है कि क्या होता है कि आपको ये एक ही साथ ही सारी कलर जो हैं वो दिखते हैं ब्लेंडेड फॉर्म में। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हमने देखो कैसे किया इसको। ये लाइट सोर्स थी, लाइट सोर्स से क्या हुई, व्हाइट लाइट आई, फिर व्हाइट लाइट कहाँ से पास हुई, कंडेंसिंग लेंस से पास हुई, उसने उस लाइट को जो है वो कंडेंस करके किस पे फॉल करवाया, कलर व्हील पे करवाया। कलर व्हील जो है वो आपका रोटेट कर रहा है, उसमें 3 रीजन्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू। डिपेंड करता है कि वो रोटेशन के टाइम पे जब वो लाइट वहाँ से पास हुई तो कौन सा रीजन था, अगर रेड था तो रेड लाइट फॉल आगे जाएगी, अगर ब्लू था तो ब्लू लाइट जाएगी, अगर ग्रीन था तो ग्रीन लाइट जाएगी। ठीक है, फिर कलर व्हील से क्या हुआ, वो लाइट आगे पास हुई जिस भी कलर की थी, शेपिंग लेंस पे फॉल करी। शेपिंग लेंस क्या करेगा बाद में, उसको डायरेक्ट करवाएगा डीएमडी के ऊपर, दैट इज योर डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस। फिर डिपेंड करता है कि उस डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस का कौन-सा जो भी मिरर है वो उस टाइम पे एक्टिवेटेड है या टिल्टेड है, वो क्या करेगा फिर उस लाइट को फ़ोकस करवाएगा। किसके ऊपर? जो आपकी एनलार्जिंग लेंस है उसके ऊपर। ठीक है? एनलार्जिंग लेंस उसको फिर आगे क्या करेगी? बड़ा करेगी। डीएमडी क्या है? डीएमडी आपका एक छोटा-सा डिवाइस है जो कि आपके 100 और 1000 ऑफ छोटे-छोटे टिल्टेड एल्यूमीनियम मिरर से मिलकर बना हुआ है, और वो सारे मिरर्स कैसे हैं? मूवेबल हैं, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, वो मूव करते हैं। और उसकी मूवमेंट की वजह से ही जो है वो आपको अलग-अलग एरियाज़ पे, रीजन्स पे जो है वो लाइट फ़ोकस होएगी। अगर वो एक ही जगह होगा तो लाइट जितनी भी आएगी वो तो पर्टिकुलर उसी एक ही जगह पे फ़ॉल करती रहेगी। तो जो ये मिरर्स होते हैं ना, ये मूवेबल होते हैं, तो कभी कोई मिरर एक्टिवेटेड होता है तो लाइट उस पे फ़ॉल करके एक पर्टिकुलर रीजन पे गिरेगी। कभी दूसरा मिरर एक्टिवेटेड और टिल्टेड होगा तो फिर लाइट दूसरी आएगी वो उस पे गिरेगी। तो इस तरह से जो आपको अलग-अलग जो है वो कंपोनेंट्स पे जिस ज जौ जौन-सी भी लाइट चाहिए होगी ना वो मिल जाएगी आपको वहाँ पे पड़ी हुई। तो ये प्रोसेस जो होती है ये इतनी फ़ास्ट होती है कि आपका ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन आई जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता इन सेपरेट कलर्स को कि पहले रेड गिरा, ब्लू गिरा या ग्रीन गिरा। तो आप क्या करते हो, उसको सबको ब्लेंड करके सिंगल एक ही इमेज की फॉर्म में इसको देखते हो। आई होप मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाई होंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके यूज़ेज़ कि डीएलपी प्रोजेक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो इनका जो फ़ंक्शन है ना वो भी बहुत सारे, जैसे आपके स्मार्टफ़ोन्स हैं, एचडी टीवीज़ हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वाई-फाई है, मतलब इन्हीं में ही जो है इन्हीं की तरह सिमिलर इनका भी क्या है फ़ंक्शन है। वीडियो गेम्स खेलने के लिए, 3डी मूवीज़ आप देखते हो वहाँ पर देखने के लिए जो स्क्रीन प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे भी डीएलपी यूज़ होता है। इनकी जो विजुअल इफ़ेक्ट क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो बाकियों के कंपैरिज़न में काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। अगर आप इनको सिनेमाज़ वगैरह में भी देखोगे ना, अगर ह्यूज स्क्रीन पे और डिम एनवायरनमेंट अगर आप लाइटिंग का रखोगे ना, तो आपको जो भी इमेज वहाँ पे दिखेगी स्क्रीन के ऊपर, वो काफ़ी क्लियर और कलरफुल दिखेगी। ये ईज़ी होते हैं, कन्वीनिएंट होते हैं कैरी करने के लिए। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्टर नहीं होता है कि जिसको आपको बड़ा सा सेटअप चाहिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। छोटा-सा होता है, कन्वीनिएंट होता है, इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली होता है कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। सबके लिए तो नहीं कहूँगी मैं, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए कहूँगी मैं इनको। अब इसके एडवांटेजेस देख लें तो टीचर्स जो होते हैं वो अपना मटेरियल पहले ही क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर करके रख सकते हैं एडवांस में। ये क्लासरूम का टाइम सेव करता है, और जो आपकी लर्निंग है उसको ज़्यादा इंजॉयबल बनाता है, क्योंकि अगर आपको विजुअली कोई चीज़ देख के सीखने को मिल रही है वो ज़्यादा मज़ेदार है पढ़ने में। और ये इफेक्टिव लर्निंग को भी स्टिमुलेट करता है। कोई चीज़ अगर देखी होती है तो उसको एक तो बच्चा अटेंटिवली देखता है, और उसकी जो रिटेंशन होती है ना वो भी लंबे समय तक रहती है। तो ये आपकी रिटेंशन को भी इंक्रीज़ करता है और अटेंशन को भी इंक्रीज़ करता है। इसके थ्रू जो भी एक्चुअल साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है ना उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, उसको हम छोटा भी कर सकते हैं, और ये मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब
अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जैसे कि एक्सपेंसिव है, मैंने आपको बोला कि ये इकोनॉमिकली फ्रेंडली है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब कि ये एक्सपेंसिव है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस तो इनको अफोर्ड कर सकती हैं, वो तो वहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन हर कोई जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। टीचर्स को इसको यूज़ कैसे करना है वो आना चाहिए, तभी तो टीचर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर की, अगर उनको टीएलपी प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, तो पहले उनको खुद को यूज़ करना आना चाहिए वो। और इसके लिए आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, लाइट सोर्स की ज़रूरत है क्योंकि हमें इसमें, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए, प्रोजेक्टर्स चाहिए, स्क्रीन चाहिए बड़ी-सी, और एक ऊपर एरिया ऐसा चाहिए जहाँ पे आप लाइटिंग कम कर सकते हो, अंधेरे वाला रूम होना चाहिए थोड़ा, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मेंटेनेंस, ये नहीं कि एक ही बार लगा दिया तो बस हो गया ये सारी ज़िंदगी भर के लिए, इसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी हमें करवानी पड़ेगी, और इसके लिए जो है वो स्मार्ट रूम फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएँगे आपकी इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। तो छोटा-सा टॉपिक है, थोड़ा-सा इसकी वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जब तक आप इसको एनिमेशंस के थ्रू या सामने अपने देख के नहीं करते हो ना, तब तक आपको इसका समझ नहीं आता है। तो आप एक तरह से आप इसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही समझ सकते हो इन चीज़ों को, कि ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हुआ होगा, तो तभी आपको जो है ये याद रह सकती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद भी आपके लिए बहुत सारी आईसीटीज़ की वीडियो जो है वो लाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।